नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। दुनिया में तनाव का हाल क्या है ये आप सभी जानते हैं। बस एक ऑर्डर और शुरू हो जाएगा विश्व युद्ध। दुनिया के कई मोर्चों पर एक साथ बढ़ती हलचल, मिसाइलों की गूंज, सैन्य ताकत का प्रदर्शन और सुपर पावर देशों के बीच बढ़ता टकराव। क्या दुनिया एक नए वैश्विक संकट की तरफ बढ़ रही है? एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच भीषण संघर्ष का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ रशिया लगातार अपने शक्ति प्रदर्शन से दुनिया को नया संदेश दे रहा है। उधर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। यानी दुनिया के अलग अलग कोनों में बढ़ती सैन्य हलचल अब सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं बल्कि वैश्विक बेचैनी का कारण बनते जा रही है। दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, जहां दो गुटों में कई बड़े देश बढ़ चुके हैं। अमेरिका अपनी जिद से पीछे नहीं हटना चाहता, तो वहीं ईरान भी इस बार पूरी ताकत के साथ खड़ा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट का तनाव, दूसरी तरफ रूस का शक्ति प्रदर्शन कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। मॉस्को का रेड स्क्वायर, हजारों सैनिक, आसमान में गरजते लड़ाकू विमान और दुनिया को ताकत का संदेश देते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रेड स्क्वायर की परेड से टैंक और भारी हथियार गायब रहे, कारण यूक्रेन युद्ध का बढ़ता खतरा, ड्रोन हमलों का डर और युद्ध के बीच बदलती रणनीति। एक तरफ रूस जीत का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ युद्ध का दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है। रूस का शक्ति प्रदर्शन, लेकिन टैंक क्यों गायब? पुतिन का विजय संदेश, युद्ध अभी और भड़केगा। मॉस्को में हाई अलर्ट, रूस को किस बात का है डर? तस्वीर देखिए, यहां कोई युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन युद्ध की तैयारियां जरूर लग रही हैं। रूस अपने पूरे दम के साथ अब शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। मॉस्को का रेड स्क्वायर, जहां हर साल रूस अपनी सैन्य ताकत दुनिया को दिखाता है, लेकिन इस बार परेड सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि युद्ध के बीच दिया गया एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विजय दिवस परेड की अगुवाई करते हुए साफ कर दिया कि रूस ने हमेशा जीत हासिल की है और इस बार भी जीत रूस की ही होगी। इस संदेश के बाद विश्व में एक बार फिर से तनाव का माहौल बन गया है।
पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन युद्ध को सीधे पश्चिमी ताकतों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि रूस सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि पूरे नाटो समर्थित सैन्य गठबंधन से लड़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनके सैनिक देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए मोर्चे पर डटे हुए हैं और पूरा रूस उनके साथ खड़ा है। Отмечаем искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. लेकिन इस बार की परेड में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो थी भारी हथियारों की गैर मौजूदगी। करीब 20 साल पहले पहली बार रेड स्क्वायर पर न टैंक दिखाई दिए, न इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें और न ही भारी सैन्य वाहन। सिर्फ लड़ाकू विमानों ने आसमान में रूस की ताकत का प्रदर्शन किया। क्रेमलिन ने इसकी वजह सुरक्षा खतरे और मौजूदा युद्ध हालात को बताया। दरअसल यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं रहा। ड्रोन हमले, साइबर खतरे और राजधानी मॉस्को तक पहुंची जंग, इन सब ने रूस की सुरक्षा रणनीति बदल दी है। मॉस्को में मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सेवाओं पर रोक लगा दी है। पूरे शहर को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। रूस ने साफ चेतावनी दी कि अगर परेड के दौरान किसी भी तरह का हमला हुआ तो जवाब बेहद बड़ा होगा। इस बीच युद्ध के मोर्चे पर कूटनीतिक हलचल भी तेज दिखाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन के संघर्ष विराम और कैदियों की अदला बदली का प्रस्ताव रखा। С праздником вас! С Днем Победы! Ура! वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने संकेत दिया कि परेड के दौरान रेड स्क्वायर को निशाना नहीं बनाया जाएगा। हालांकि रूस ने इस बयान को गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। Готовься и огонь. रेड स्क्वायर की इस परेड में कई विदेशी नेता भी शामिल हुए। बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अन्य सहयोगी देशों की मौजूदगी के जरिए रूस ने यह दिखाने की कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद वह अकेला नहीं है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, अगर सब कुछ रूस के नियंत्रण में है तो फिर सुरक्षा इंतजाम इतने असाधारण क्यों?
दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने करोड़ों लोगों की जान गंवाई थी। इसी जीत की याद में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार इतिहास की याद के साथ वर्तमान युद्ध का साया भी साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ परेड में राष्ट्रवाद का प्रदर्शन, दूसरी तरफ युद्ध का बढ़ता दबाव। Все ближче складували фарми ЛКД. Горить повністю. रूस दुनिया को ताकत दिखाता रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध से ये भी बता रहा है कि ये संघर्ष अभी और लंबा चल सकता है। रेड स्क्वायर से निकला रूस का संदेश साफ है, वह पीछे हटने के मूड में नहीं है। लेकिन बदलती परेड, बढ़ती सुरक्षा और युद्ध के बीच बढ़ती बेचैनी ये संकेत दे रही है कि लड़ाई अब सिर्फ मोर्चों पर नहीं, रणनीति, मनोबल और वैश्विक दबाव के बीच में लड़ी जा रही है। सिर्फ ये जंग मिडिल ईस्ट के लिए खतरा नहीं है, बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई है। बात चाहे रूस और यूक्रेन की करें या फिर कोरियाई प्रायद्वीप की। जी हां, कोरियाई प्रायद्वीप में फिर बढ़ने लगी है बारूद की गंध। सीमा पर फिर सुनाई देने लगी है युद्ध की धमक। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अब ऐसा दाव चला जिसने पूरे एशिया की सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। नई लंबी दूरी की तोपें, मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम और पहली बार आधुनिक नेवी डिस्ट्रॉयर की तैनाती की तैयारी है, जिसके बाद अब भीषण युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। किम की नई युद्ध तैयारी, कोरिया में बढ़ा खतरा। कोरियाई सीमा पर बढ़ी बारूद की गंध। मिसाइल, तोप और युद्धपोत, किम जोंग का पावर शो। सीमा वही, लेकिन इरादे अब पहले जैसे नहीं रहे। उत्तर कोरिया ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले महीनों में उसकी सैन्य आक्रामकता और बढ़ने वाली है। तानाशाह किम जोंग उन अब सिर्फ मिसाइलों के जरिए नहीं, बल्कि जमीन से लेकर समुद्र तक अपनी ताकत का नया प्रदर्शन करने की तैयारी है। उत्तर कोरिया ने घोषणा की कि वो नई लंबी दूरी की तोप प्रणालियां सीमा के पास तैनात करेगा। जो सीधे दक्षिण कोरिया की राजधानी क्षेत्र को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम और नई मिसाइल तकनीकों को भी सीमा पर एक्टिव किया जाएगा। यानी संदेश बिल्कुल साफ है। अगर तनाव बढ़ा तो सियोल सबसे पहले निशाने पर होगा। लंबी दूरी की तोपें, मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम, नई मिसाइल तैनाती, सीमा पर सैन्य दबाव।
लेकिन कहानी सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान से कोरियाई एकीकरण से जुड़े संदर्भ भी हटाने शुरू कर दिए। दशकों तक दोनों कोरिया खुद को एक राष्ट्र मानते रहे, बस राजनीतिक रूप से अलग है। लेकिन अब किम जोंग उन साफ संदेश दे रहे हैं कि हम अलग हैं और दुश्मन हैं। ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि कोरियाई रिश्तों में स्थायी दरार का संकेत माना जा रहा है। इस बीच उत्तर कोरिया समुद्र में भी अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है। सरकारी मीडिया के अनुसार किम जोंग उन ने नई युद्धपोत चोहोन का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि यह आधुनिक नेवी डिस्ट्रॉयर कई तरह के हथियार सिस्टम से लैस होगा और जून के मध्य तक इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। यानी उत्तर कोरिया अब जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर खुद को मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं बल्कि एक रणनीतिक दबाव की राजनीति है। एक तरफ अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, दूसरी तरफ किम जोंग उन अपनी सेना को और आक्रामक बनाने में जुटे हैं और यही वजह है कि कोरियाई प्रायद्वीप एक बार फिर दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल होता जा रहा है। उत्तर कोरिया अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी अपना रहा है। उसका मकसद दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों को संदेश देना है। दुनिया पहले से ही कई युद्ध मोर्चों से घिरी हुई है। यूक्रेन में जंग, मध्य पूर्व में तनाव और अब कोरिया में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, ये सब संकेत दे रहे हैं कि वैश्विक तनाव लगातार गहराते जा रहा है। No derrama! Vem! Vai me cavar! Aliu! 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 Me cavar, Vini, amor! No derrama! Vem! Vai me cavar! Aliu! 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 Me cavar, Vini, amor! और इस बीच किम जोंग उन की हर नई सैन्य तैयारी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। कोरिया की सीमा पर फिलहाल शांति जरूर है, लेकिन हथियारों की आवाज बता रही है कि भरोसा लगातार कमजोर पड़ रहा है।
किम जोंग उन अब सिर्फ बयान नहीं दे रहे बल्कि जमीन पर अपनी नई सैन्य रणनीति उतार रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब फिर से कोरियाई प्रायद्वीप पर टिक गई हैं। अब देखना होगा कोरिया में जो चिंगारी उठ रही है ये यही शांत हो जाएगी या ये भी दुनिया के तक पहुंचेगी। मिडिल ईस्ट, जहां हर विस्फोट सिर्फ इमारतें नहीं गिराता है बल्कि दावों, डर और ताकत की परिभाषाएं भी बदल देता है। यह लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं रही, ये जंग है नैरेटिव की, मनोवैज्ञानिक दबाव की और उस संदेश की जो दुश्मन के दिमाग में बैठा दिया जाए। इजराइल को लगा था कि तेज और निर्णायक हमला ईरान को झुकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन तस्वीर अब कहीं ज्यादा जटिल दिखाई दे रही है। क्या इजराइल एक लंबे और थकाऊ संघर्ष में फंसा हुआ है? क्या ईरान उतना कमजोर नहीं जितना समझा गया था? और आखिर इस युद्ध का असली सच क्या है? मिसाइल की मार, किसकी जीत किसकी हार? आसमान में आग, जमीन पर दाग। Directly with the target warhead instead of relying on fragmentation. हर दिन वार बढ़ता खतरा अपार। इजराइल को लगा था कि एक बड़े हमले के बाद ईरान टूट जाएगा, लेकिन तेहरान ने जवाब ऐसा दिया जिसने पूरे समीकरण बदल दिए। ड्रोन के झुंड, मिसाइलों की बारिश और निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि रणनीतिक लोकेशंस भी।
अब ईरान का दावा है कि उसके हमलों ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी। अब हालात ऐसे हैं कि इजरायल खुद को ऐसे संघर्ष में फंसा देख रहा है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है, जिसे पूरी तरह खत्म करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि ये संघर्ष ईरानी जनता के लिए आजादी का मौका है, लेकिन सवाल उठता है, क्या तबाही और बर्बादी के बीच आजादी की बात मायने रखती है? जब शहरों को नुकसान पहुंचा, जब बुनियादी ढांचों पर हमले हुए, तो आजादी का ये नैरेटिव कितना मजबूत है। आलोचकों का कहना है कि ये बयानबाजी जमीनी हकीकत से अलग नजर आती है और इसका मकसद ईरान के अंदर जनमत को प्रभावित करना हो सकता है। नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने IRGC के हजारों लड़ाकों को खत्म कर दिया, लेकिन इस जंग में आम नागरिकों को हुए नुकसान पर भी सवाल उठ रहे हैं।
युद्ध के बीच सच और दावे दोनों आमने सामने हैं। अब जंग जमीन से निकलकर समंदर तक पहुंच चुकी है। ईरान की सेना IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के अनुसार हमला इतना सटीक था कि युद्धपोत को पीछे हटना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पेंटागन का कहना है कि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो आखिर सच क्या है? क्या ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है या अमेरिका अपनी छवि बचाने में जुटा है? युद्ध के इस दौर में सूचना भी एक हथियार बन चुकी है। एक तरफ दावे, दूसरी तरफ इनकार और बीच में फंसी है सच्चाई। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नैरेटिव और भरोसे की भी लड़ाई बन चुकी है। तो क्या ये जंग और लंबी चलेगी? क्या दावों और हकीकतों के बीच का फर्क कभी साफ हो पाएगा? मिडिल ईस्ट में जंग भले थमते दिखाई दे रही हो, लेकिन हॉर्मुज का समुद्र अब भी उबाल मार रहा है। जहां दुनिया का तेल गुजरता है, वहीं अब गोलियां चल रही हैं, जहाज रोके जा रहे हैं और महाशक्तियां आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं। अमेरिका ने ईरान को समुद्री रास्तों से घेरने की रणनीति तेज कर दी है। इस बीच खबर है कि चीन के जुड़े एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ है, जिसने चीन का गुस्सा और भड़का दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ समय पहले ही हॉर्मुज में जेवी इनोवेशन नाम के टैंकर पर हमला किया गया। यह जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे तले चल रहा था। ऐसी कार्रवाई बताती है कि हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और सीज फायर के दौरान हॉर्मुज पर नाकेबंदी बेहद अहम पड़ाव रहा। अमेरिकी सेना ने ईरान को दुनिया से काटने के लिए अभियान छेड़ रखा है। हॉर्मुज में ईरान की ओर आने जाने वाले जहाजों को रास्ता मोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और इसमें जरूरत पड़ने पर हमले भी किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 2 जहाजों पर बड़ी कार्रवाई की है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की ओर से सोशल मीडिया पर मैसेज दिया गया कि ईरान की ओर बढ़ रहे 2 ईरानी जहाजों पर गोलीबारी कर उन्हें रोक दिया गया।
सेंटकॉम के मुताबिक यूएस सेना ने ईरान का झंडा लगे 2 खाली तेल टैंकर्स पर हमला किया। सेना का कहना है कि ये टैंकर यूएस की चल रही नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ईरान का झंडा लगे एक तीसरे जहाज को निष्क्रिय कर दिया गया था। सेंटकॉम का दावा है कि 6 मई को ईरानी झंडे वाले जहाज MT हसना को भी निष्क्रिय कर दिया, जब वो ओमान की खाड़ी में मौजूद एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। उस जहाज पर अमेरिकी नेवी के FA-18 सुपर हार्नेट विमान ने कई राउंड गोलियां दांगी, जिससे टैंकर का रडार बेकार हो गया। هدف سفر بازدید از 2 فروند شناور است که حالا مجبور به لنگر انداختن شده‌اند. این یک فروند آن شناوری که قصد و توسط نیروی دریایی سپاه توقیف देखो ओ माय गॉड लगी यूएस एम्बेसी है ना उधर। इस बीच खबर है कि चीन से जुड़े एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ, जिसने चीन का गुस्सा भड़का दिया। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही हॉर्मुज में जेवी इनोवेशन नाम के टैंकर पर हमला किया गया था। ये जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे तले चल रहा था, लेकिन इसका सीधा संबंध चीन से था। खबरों के मुताबिक हमले की वजह से जहाज के डेक पर भीषण आग लग गई। बीजिंग के मुताबिक जहाज पर चीनी क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। बताया जा रहा है कि यह हमला यूएई के मीना सकर बंदरगाह के करीब हुआ, जिसने खाड़ी देशों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप 14 और 15 मई को चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान ईरान युद्ध मुख्य एजेंडा होगा। माना जा रहा है कि चीनी तेल टैंकर्स पर हमले को लेकर बीजिंग का रुख कड़ा हो सकता है। हमले को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिक जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। انهدام النفط امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. फिलहाल अमेरिका की हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी है। अमेरिकी सेना लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कार्रवाई समझौते की राह में बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। जहां बारूद अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंताओं में फैल चुका है।
करीब 1 महीने से जारी तनाव अब ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है जहां हर नया हमला एक बड़े और भयावह संघर्ष की आशंका बढ़ा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं रहा, बल्कि वैश्विक बेचैनी का कारण बन चुका है। जंग का शोर, मिसाइलों की दौड़। ड्रोन की बरसात, हमलों की रात। न सीज फायर न कोई विराम, हर दिन बढ़ता घमासान। बमों की बरसात, मिसाइलों की गूंज, और ड्रोन हमलों का दौर। मिडिल ईस्ट में आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा रहा है। नेतन्याहू पीछे हटना चाहते नहीं। ईरान खुद को इस बार जंग में झुकता हुआ नहीं देखना चाहता। मिडिल ईस्ट का आसमान इस वक्त बारूद की आग से जल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब सिर्फ सीमित युद्ध नहीं रह गया, बल्कि यह एक व्यापक क्षेत्रीय संकट का रूप ले चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर इस युद्ध को और संवेदनशील बना दिया। ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों के बेहद करीब है। और सबसे अहम, उन्होंने ईरान के साथ किसी भी तरह के सीज फायर की संभावनाओं को खारिज कर दिया। यानी साफ है, अमेरिका इस जंग को अधूरा छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ा दावा किया। नेतन्याहू का दावा दुनिया में और तनाव को बढ़ाने वाला लग रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार हमलों के बाद ईरान अब ना तो यूरेनियम संवर्धन करने की स्थिति में है और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता रखता है।
यानी इजराइल की तरफ से ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने का दावा किया गया। नेतन्याहू ने यहां तक कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए एक बड़ा दावा किया है। ईरान भी इस जंग में साफ कह चुका है कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि ईरान को इस बार अपने ऊपर किसी का दबाव नहीं चाहिए। ईरान का दावा अगर काफी हद तक सही है तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इस संघर्ष की सबसे बड़ी खासियत है टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल। ड्रोन, स्वार्म अटैक, साइबर वॉरफेयर और हाई प्रिसीजन मिसाइल। युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह युद्ध भविष्य के युद्धों की झलक दिखा रहा है, जहां जमीन से ज्यादा लड़ाई आसमान और डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही है। वहीं इजराइल की प्राथमिकता है ईरान के सैन्य ठिकानों को खत्म करना, IRGC के नेटवर्क को तोड़ना और भविष्य के खतरे को जड़ से खत्म करना। इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की नीति पर काम कर रहा है। यानी खतरे के पूरी तरह उभरने से पहले ही उसे खत्म कर दिया। बाईस दिन, सैकड़ों हमले और कोई ठोस समाधान नहीं। अमेरिका और इजराइल अपने मिशन के करीब होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।